सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर नेकेड इमॉर्टल वीडियो। और आज के इस वीडियो में लौंडा हमारा फाइनली जोई के बिल्कुल जस्ट पास पहुंच चुका है एंड उसे वो बचाने भी वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि वालिन ने जैसे ही उस स्टैचू को तोड़ा एंड उस एंशिएंट डीमन के बोन हैंड को टच करता है, तभी वो एक अलग जगह पे पहुंच गया जहां पर सभी तरीके के वालिन उसे नजर आ रहे थे, जो कि अलग अलग स्पेल्स को वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे। जिस दौरान वालिन शायद से इन्हें समझने का ट्राई कर रहा था, तभी वहां पर हम लोग को सीन चेंज होता हुआ नजर आया। हम लोग को वापस से सीन दिखाया जाता है स्काई डीमन कंट्री का, जहाँ पर कैपिटल के अंदर उसी ड्रैगन लेक के पास में एंशिएंट डीमन को दिखाया जाता है, जिन्होंने इस दौरान तक फायर डीमन सिटी का वो जो एंशिएंट डीमन था उसे पूरी तरीके से डिवोर कर लिया था, और वालिन भी यहीं पर था। इसी दौरान हमें पता चलता है कि एंशिएंट डीमन बीलू ने जैसे ही फायर डीमन सिटी के उस डीमन को डिवोर किया पूरी तरीके से, उसके बाद वो वालिन को वहां से रेस्क्यू करके वापस इसी ड्रैगन लेक में आ गए। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने वालिन की इंजरीज को हील किया, इंक्लूडिंग उसकी कल्टीवेशन स्लाइटली यहाँ पर बढ़ भी जाती है। इसी दौरान वालिन ने जब अपनी आंखों खोला, तब तक वो उस जगह से बाहर आ चुका था। यहीं पर बीलू वालिन को थैंक्स बोलते हुए बताते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने एक एंशिएंट डीमन को यहाँ पे पूरी तरीके से डिवोर कर लिया। अब आगे के जो भी एंशिएंट डीमंस होंगे उन्हें मैं शायद से खुद ही कर पाऊंगा। और इसके बाद ही जब इन दोनों की बातचीत और भी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर वालिन ने फाइनली पूछा कि क्या आप जोई को अब स्पॉट कर सकते हो पूरे इस डिमोनिक स्पिरिट लैंड के ऊपर में। जिसके बाद यहाँ पर वापस उसके डिवाइन सेंस को वालिन ने निकालकर उस एंशिएंट डीमन को दे दिया। एंशिएंट डीमन जैसे उसके डिवाइन सेंस को फिर से ट्राई करना शुरू करता है, तो इस दौरान उसकी रीच और लिमिटेशंस थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जिसके बाद यहाँ पर बीलू फाइनली अब स्पॉट कर पाते हैं कि आखिरकार जोई कहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर एंशिएंट डीमन बीलू ने वालिन को बताया कि एक्चुअली में तुम्हारा दोस्त जोई टाइडल एबिस के अंदर में है। वो बिल्कुल भी नॉर्मल जगह नहीं है, बल्कि एक्चुअली में कुछ ऐसे खंडर टाइप की जगह है जहाँ पर अगर तुम एंटर करते हो तो तुम्हारे ऊपर में कई सारे अलग तरीके के खतरे आ सकते हैं। वो अभी भी अननोन है, क्योंकि उस जगह को काफी कम ही लोग एक्सप्लोर भी कर पाते हैं। इसी के साथ बीलू ने उसे यहाँ पर यह भी बताया कि इसके अंदर में एंटर करने के लिए टोटल 4 एंट्रीज है, इंक्लूडिंग इसके अंदर में सिर्फ एक ही एग्जिट है जिससे तुम बाहर आ सकते हो। अगर तुमने सोचा कि तुम कहीं और से बाहर आ जाओ तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वालिन इन सभी बातों को ध्यान से सुन रहा था। इसके बाद ही यहाँ पे बीलू ने बताया कि टोटल वो जो 4 एंट्रीज है, तुम्हारा जो दोस्त है सबसे नज़दीकी वो वाटर डीमन सिटी के पास के टाइडल एबिस के अंदर में मिल सकता है। तो तुम अगर उसके अंदर से एंटर करते हो तो तुम्हें वो जल्दी मिलेगा। इसके साथ ही वहाँ पे एंशिएंट डीमन बीलू ने उसे एक क्रिस्टल दिया, जिसकी मदद से वो वहाँ पे जोई को अच्छी तरीके से स्पॉट भी कर सकता है एंड वो उसे टाइडल एबिस के अंदर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेगी। इस चीज़ को वालिन एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ से वालिन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि जोई वालिन के लिए बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है। वो उन कल्टिवेटर्स में से है या फिर उन लोगों में से जिसके लिए वालिन बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करता हो, या फिर उन्हें अपने दिल की गहराइयों में रखता है, जैसे कि हम लोग का सीतू नान है, जिस वजह से वो जोई के रिगार्डिंग थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके बाद ही उसने यहाँ पे एंशिएंट डीमन बीलू से परमिशन ली एंड वो वहाँ से चला आता है। इसके बाद ही हम लोग को वापस से उसी का सीन दिखाया जाता है एंशिएंट डीमन बीलू का, जो कि वालिन को जाता हुआ दिख रहा था एंड वो सोचता है कि इस लड़के की बात ही अलग है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर में उसे एंशिएंट गॉड की ऑरा महसूस होती है एंड वो चाहता तो एंशिएंट गॉड की ऑरा को उस ब्लड लाइन को ऑब्जॉर्व करके खुद की पावर्स को बढ़ा सकता था। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो अच्छी तरीके से फील कर पाता है कि वालिन की बॉडी के अंदर में जिस भी एंशिएंट गॉड की बॉडी की ब्लड लाइन है, वो एक्चुअली में शायद से 8 या फिर 9th टायर वाले एंशिएंट गॉड होंगे। एंड एंशिएंट गॉड्स की जो पावर्स होती है वो शायद से एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल से भी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो इस रिस्क को तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। और तो और इसका फ्यूचर वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट देख पा रहा है, तो मे बी कि इन फ्यूचर चल के शायद इन लोगों का जो अच्छा खासा बॉन्ड है वो बन पाए। इसके बाद ही हम लोग को सीन दिखाया था कि वालिन ट्रैवल करता हुआ उस टाइडल एबिस की तरफ में जा रहा था। उस दौरान उसके दिमाग में बस प्लान चल रहा था कि अगर ग्रीड अभी तक यहाँ पे नज़र नहीं आया तो मे भी हो सकता है कि वो वहीं पर हो, क्योंकि वो जो टाइडल एबिस है उसी की तरफ में सभी के सभी वो जो रिफाइनरीज हम लोग को नजर आए थे ना, जो कि बाहर की तरफ से इस डिमोनिक स्पिरिट लैंड के अंदर में खींचे जा चुके थे, तो वो सभी के सभी इसी टाइडल एबिस के अंदर में आए थे, इंक्लूडिंग वो जो गोल्डन टोकन था जिसके पीछे ऑलमोस्ट सभी के सभी पावर हाउसेस पड़े हुए, वो भी इसी के अंदर में होगा। तो मे बी कि ग्रीड इन्हीं चीज़ों को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हो। जिस तरीके से हम लोग की याओ शीशु अपने फादर के लिए प्रिपरेशंस कर रही थी, उसी तरीके से शायद से दालुओ स्वॉर्ड सेट के सभी डिसाइपल्स भी लिंग त्यान हो के लिए कर रहे होंगे। और उसके मन में ये थोड़ा सा डाउट था, और अब अपने मन में सोचता है कि अगर ग्रिड वहाँ से निकल गया होगा तो मेरे लिए अच्छी है, लेकिन अगर वो नहीं निकला है तो शायद से मुसीबत मेरी बढ़ सकती है। इसी दौरान वाली वहाँ पर ट्रैवल करते हुए इस बारे में भी सोचता है कि वहाँ पर उसने जिस वांगलिन को देखा, जो कि एक्चुअली में सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा था, वो एक अलग टाइप की चीज़ थी।
क्योंकि जब यहाँ पे एंशिएंट डीमन के साथ में उसकी बातचीत होती है तब एंशिएंट डीमन ने बताया कि वो अपनी इनहेरिटेंस को अभी तक 3 कल्टीवेटर्स को दिया है, जिनमें से एक अभी हम लोग का वालिन था एंड पहले जिसे वो दिए थे एक का नाम तो नहीं बताते, लेकिन एक और था जिसे हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जो कि था सुयुन। उसने अच्छी तरीके से बताया कि जो सुनयुन था वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड कल्टीवेटर था। उसने काफ़ी जल्दी से इनहेरिटेंस को ऑब्टेन किया एंड इस कैपेबिलिटी तक पहुंच चुका था कि वो खुद की न्यू स्पेल्स को क्रिएट कर सके। और इस चीज़ को सुनकर वालिन वहाँ पे हल्का सा चौंका। तभी उसे सभी के सभी मामला अब समझ में आने लगता है कि सुन यून भी वही कल्टीवेटर्स में से था जिसने स्लॉटर आर्ट को शायद से प्रैक्टिस किया होगा एंड मे बी जब उसने एक ऐसी लिमिटेशंस को टच कर दिया जिसके बाद वो ऑल सील के काम आ सके, तो वो शायद से ऑल सील के उन सभी के सभी लाइफ सील्स में से एक सील बन चुका है। एंड मे भी अगर ऑल सील वालिन के साथ में भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ पर वालिन अपने मन में सोचता है कि मैंने कसम खाई थी कि मैं ऑल सील को कभी धोखा नहीं दूंगा अगर उसने मुझे धोखा नहीं दिया तो, एंड अगर उसने मुझे धोखा दिया तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। उसके मन में अभी भी कन्फ्यूजन था कि सुन यून के साथ में जो हुआ है क्या वो एक्चुअली में उसके साथ भी हो सकता है। वो इस बारे में एग्जैक्टली श्योर तो नहीं था, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। एंड ऐसा सोचते हुए वो उसी टाइडल एबस की तरफ में बढ़ने लगा। इसी दौरान हम लोग को टाइडल एबस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 4 नमूने कल्टीवेटर्स थे, जिनमें से 2 लौंडे थे एंड 2 लड़कियां थी। अरे यार ये लोग डबल डेट पर नहीं आए, चिंता मत करो। इनमें से एक कल्टीवेटर के बारे में मैं तुम्हें बता दूं जिसका नाम हम लोग को दू जियान नजर आता है एंड ये एक्चुअली में हम लोग का वाले का अपेंटिस ब्रदर उसे कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों ऑल सील के डिसाइपल है। और ये जो दू जियान है वो एक्चुअली में हम लोग का रेड डिवीजन का कल्टीवेटर है। इसी दौरान यहाँ पर जब ये चारों के चारों प्लान्स बना रहे थे इसके अंदर जाने के लिए, तभी सडनली लोगों को एक कल्टीवेटर नजर आता है इनकी तरफ में उड़ता हुआ, और ये कोई और नहीं बल्कि वालिन था। यहाँ पर दू जियान ने उसे अच्छी तरीके से पहचान लिया क्योंकि वो वालिन को जानता है। इसके साथ ही यहाँ पे जब वालिन लोगों से मिला तब यहाँ पर एक ही करके इन लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। दू जियान को वालिन ऑलरेडी जानता था, मतलब उसका नाम पता नहीं, लेकिन वो जानता था कि ये ऑल सील का डिसाइपल है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में वहाँ पर बातचीत हो गई। इस दौरान हमें एक बात पता चला कि दू जियान वालिन के सामने काफ़ी अच्छा फ्रेंडली मैनर रख रहा है, लेकिन मन ही मन वो एक खोट को रखता है, मतलब वो पीछे से चाहता है कि वार कर दे, क्योंकि उसने देखा कि किस तरीके से वालिन ने सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर में एसिडेंट लेवल को अचीव कर लिया। एंड जब लास्ट बार उसने इसे देखा था तब वो मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन के आसपास में था, और अगर इतनी ही तेज़ी से वो इस कल्टीवेशन को बढ़ाता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि पर्पल डिवीजन जो होगा वो सभी लोगों को पीछे छोड़ देगा। एंड अभी तक हम लोग ये जो 4 कल्टीवेटर्स वालिन के सामने नजर आ रहे थे, ये सभी के सभी तो नहीं, लेकिन 3 यहाँ पर पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर थे एंड एक हम लोग का मिड एसिडेंट लेवल पर। ये जो मिड एसिडेंट लेवल का कल्टीवेटर था इसका नाम हम लोग को मूरंग जुओ नजर आता है। एंड इस दौरान जैसे इसने वालिन को देखा तो यहाँ पर वालिन को वो ग्रीट करते हुए बताता है कि मैं इंक सेट का 4th जनरेशन का डिसाइपल हूँ। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वालिन ने कुछ रिएक्ट तो नहीं किया, क्योंकि उतना ज़्यादा रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आसपास के वो जो तीनों कल्टीवेटर्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए, वो दोनों लड़की भी, क्योंकि मूरंग जुओ के रिगार्डिंग एक बात हमें पता चली कि ये किसी से कुछ ज़्यादा खास बातचीत नहीं करता, सिर्फ 1 से 2 शब्द बोलेगा। एंड वालिन को इसने इतना कुछ बोल दिया, मतलब वालिन का वहाँ पे नसीब अच्छा है। इसके साथ ही यहाँ पे वो जो 2 लड़की थी एंड एक लड़की वालिन की तरफ में काफ़ी देर से घूरे आ रही थी, क्योंकि उसके अंदर में एक प्रॉब्लम उसे नजर आई। थोड़ी देर बाद ही तुम्हें पता चल जाएगा। उस लड़की ने यहाँ पर वालिन की तरफ में बढ़ते हुए बताया कि सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर मेरा नाम जाओ यी शुआन है। इसके साथ ही उसने बताया कि ये जो छोटी लड़की मतलब बूढ़ी लड़की नजर आ रही है इसका नाम जूफी है एंड ये मेरी जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर है, मतलब सिस्टर है। तो इस दौरान एक चीज़ हम लोग को डिस्कार्ड मिला कि ये जो बूढ़ी है वो उसकी जूनियर है एंड वो जो जवान वाली है वो उसकी सीनियर है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो, कई सारे कल्टीवेटर्स खुद की अपीयरेंसेस को जवान रख सकते हैं, जैसे कि वालिन हम लोग का 400-500 सालों में अभी भी जवान ही लग रहा है, तुम्हें पता है ना। वालिन ने जब उस जू फी की तरफ में देखा तो वो हल्का सा चौंका एंड थोड़ी देर तक देखते रहता है। जिसके बाद यहाँ पर ईशवान ने पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर वालिन ने बताया कि कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, बस इसका नाम थोड़ा सा मेरे एक जूनियर की तरह यहाँ पे फेमिलियर फील होता है। जिसके बाद यहाँ पे उसने कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया, और मैंने बताया था कि ये जो ईशवान लड़की है वो एक्चुअली में वालिन की तरफ एक अलग नज़र से देख रही थी, क्योंकि अभी तक अपनी ज़िंदगी के अंदर में इसने ऑलमोस्ट सभी कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन को झांक लिया, सिर्फ 2.5 लोगों को छोड़कर, जिनमें से एक था हम लोग का मूरंग जुओ। वो जब जब इसकी कल्टीवेशन को देखती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है, क्लियरली उसे पता नहीं चलता। इसकी बॉडी के अंदर में कभी पिच ब्लैक नज़र आता है, कभी बॉडी लाइट की तरह नज़र आती है, कभी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आता है, जिस वजह से इसको वो आधे में मानती है। इसके साथ ही यहाँ पर वो जब ऑल सीर के एक डिसाइपल जिसका नाम चेन लॉन्ग है उसकी कल्टीवेशन में झांकने का ट्राई करती है तो वो बिल्कुल भी नहीं झांक पाई, क्योंकि उसके आसपास में एक अलग टाइप की स्वॉर्ड इंटेंट ऑरा महसूस होती है, जिस वजह से वो उसको भी फील नहीं कर पाई। एंड वो जो लास्टली हम लोग का दूसरा आदमी था वो था हम लोग का वालिन। वालिन के बॉडी में कुछ उसको नज़र ही नहीं आया, इस वजह से वो यहाँ पे वालिन की तरफ में थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट हुई।
इसके बाद यहाँ पे दूध जानने वाले से पूछा कि क्या तुम हमारे साथ में ट्रैवल करना चाहोगे। इस दौरान वालिन थोड़ी देर के लिए सोचता है क्योंकि वालिन के पास में ऑलरेडी बीलू का वो क्रिस्टल था जिसकी मदद से उसने डिटेक्ट कर लिया था कि इस टाइड एबिस के अंदर में कई सारे खतरे हैं जिसे वालिन वहाँ पे पार तो कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसे वालिन वहाँ पे पार नहीं कर सकता उसकी करंट कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग। और उसका बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि वो इनके ग्रुप के साथ में यहाँ पे मर्ज हो जाए। लेकिन जब उसने मूरंग जू को देखा जिसने उससे ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर दूरी से डिटेक्ट कर लिया था, तो वो हल्का सा यहाँ पे इंप्रेस हुआ, जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ मूरंग जू की वजह से वो इस ग्रुप के अंदर में यहाँ पे खुद को इन्वॉल्व कर देता है। जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर उसके अंदर में एंटर करना शुरू कर दिया। जब ये लोग उसके अंदर एंटर करते हैं तो ये पहाड़ों के बीच में एक रिवाइन टाइप का जगह था। रिवाइन जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि ये पहाड़ों के बीच में पासेजेस टाइप के होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरा भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा भी, डिपेंडिंग अपॉन द माउंटेन साइज। एंड तुम लोग को पता है ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है तो यहाँ के माउंटेन्स के साइज़ बहुत ज़्यादा होंगे, जिस वजह से ये जो पासेज है इसके अंदर में ये पाँचों के पाँचों लोग एंटर करना शुरू कर दिया। वालिन का पूरा ध्यान उस लड़की जू फी की तरफ में था क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा अनफेमिलियर फील हो रही थी। इसके बाद ही थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद वो पाँचों के पाँचों उसके थोड़े से डेप्थ में पहुंच चुके थे। वहाँ पर पहुंचने के बाद वो जो रिवाइन दोनों साइड में जो वॉल्स थे उसके ऊपर में कई सारे क्रैक्स नजर आए। वहाँ पर उन लोगों ने बताया कि इन क्रैक्स के अंदर में हम लोगों को कई सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं, तो क्यों ना सब जाके अपने अपने लिए कुछ अच्छी से हार्वेस्टिंग को कर लो। हार्वेस्ट मतलब किसी चीज़ को ढूंढ लेना, खुद के लिए अपना लेना। जिसके बाद वो चारों के चारों अलग अलग दिशाओं में चले गए, लेकिन वाले को वहाँ पे अजीब सा महसूस होता है। जिसके बाद वो नीचे की तरफ में जाना स्टार्ट कर दिया। वो जितना ज़्यादा गहराइयों में जाता वो उतना ही डूबता जाता, मतलब उसका कोई एंड होने का नाम ही नहीं था। जिसके बाद वालिन ने सोचा कि नीचे जाने से बेटर क्यों ना मैं ऊपर की तरफ में जाऊँ। एंड वालिन जैसे ऊपर की तरफ में जाना स्टार्ट करता है तो अप टू अ सर्टेन लिमिट के बाद उसके ऊपर में काफ़ी तेज़ प्रेशर फील होने लगता है, जिसके बाद वो उसके बाहर जा ही नहीं सकता। तो वालिन इस चीज़ से अच्छी तरीके से समझ चुका था कि उसे अगर इस टाइड एबस के अंदर में एंटर करना है तो यही एंट्री है, लेकिन एग्जिट वो कभी भी नहीं नीचे नहीं ऊपर कहीं से भी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जिट से कर सकता है जो कि फायर डीमन सिटी के पास में है। इसके बाद ही हमने देखा कि वो चारों नमूने वापस आ चुके हैं और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ डिस्क्राइब मिला कि यहाँ पे जितने भी सब ट्रेजर्स आए होंगे तो यहाँ पे इन 200 सालों के बीच में कई सारे कल्टीवेटर्स भी आए होंगे जिन लोगों ने ऑलमोस्ट सभी के सभी तरीके के ट्रेजर्स को यहाँ पे ढूंढ लिया होगा, जिस वजह से इन क्रैक्स के अंदर में कोई भी ट्रेजर मिल पाना कोई बड़ी बात हो जाती, बहुत ज़्यादा बड़ी बात। एंड इन्हें नहीं मिला मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे उन लोगों का मुंह थोड़ा सा उदास था एंड वो लोग और भी ज़्यादा डेप्थ में एंटर करना स्टार्ट कर दिए। इस दौरान वो लोग टाइड एबस के नीचे की तरफ में जा रहे थे। मैंने एक चीज़ तुम लोग को नहीं बताया कि वालिन जब इसके अंदर में एंटर करता है तब इन लोगों को लीड करता हुआ दू जियान सबसे आगे था एंड ऑफकोर्स हम लोग का वालिन सबसे पीछे था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। वो इन नमूनों के पीछे में खुद की जान को जोखिम में नहीं डालने वाला। ये लोग उसके अंदर में डिसेंड करते हुए तकरीबन 1000 फीट और भी गहराइयों के अंदर में गए तो वहाँ पर उन लोगों को कुछ छोटे छोटे पेड़ नजर आ रहे थे जो कि एक इंसान के हाइट इतना था एंड वो थोड़ा सा अजीब था, लेकिन उसके ऊपर में इन लोगों का कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं आता। तभी एक क्लिफ के पास में वहाँ पर एक पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे में एक स्वॉर्ड नजर आया इन सभी को, ये पाँचों के पाँचों लोग को। तो यहाँ पे दू जियान सबसे आगे आता है एंड उसने इस स्वॉर्ड को पहचान लिया एंड वो बताता है कि ये हेवनली फेट स्वॉर्ड है। इस वर्ड को देख के सब लोग वहाँ पे हल्का सा चौंक रहे थे, क्योंकि आखिर क्या स्पेशल था इस वर्ड में उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। तब यहाँ पे दूजियान ने बताया कि मैं इस वर्ड को अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड है वो मेरे मास्टर ने एक डिसाइपल को दिया था। यहाँ पर टोटल ऐसे 7 स्वॉर्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रू डिसाइपल्स को ही दिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर उसने वालिन की तरफ में देखा एंड उसने पूछा, जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर क्या आप सुन यून को जानते हो, क्योंकि तुम तो पर्पल डिवीजन से हो। इसके साथ ही वहाँ पे वालिन के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हुए एंड उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस अपना सर हिलाया। इसके साथ ही दूजियान ने यहाँ पर बताया कि जब सुन यून अपने प्राइम टाइम पर था और उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा थी, तब मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डिनरी डिसाइपल था। मुझे यहाँ पर मास्टर ने अभी तक रेड डिवीजन के अंदर में सिलेक्ट भी नहीं किया था। उस दौरान इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा थी एंड मास्टर ने उसे इस दौरान ये स्वॉर्ड दिया था। इस दौरान वालिन यहाँ पे ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो स्वॉर्ड की तरफ में देखता है। इसके साथ ही यहाँ पे दूजियान ने बाकी के लोगों से वहाँ पर वालिन को छोड़कर उन तीनों से परमिशन मांगा कि अगर ये मेरे सेट का स्वॉर्ड है तो क्यों ना मैं इसे कलेक्ट कर लूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर को ये गिफ्ट करूँ। इस बात को सुनकर वहाँ पे मूरंग यून और उन दोनों लड़की ने कुछ खास वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं किया एंड वो लोग परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे दूजियान ने वालिन को बोला कि जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पहले ऑल सी का डिसाइपल बना था, जिस वजह से मैं तुमसे सीनियर हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी कल्टिवेशन तुमसे कम है, लेकिन क्या मैं अगर तुम्हें जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर बनाऊँ तो तुम इससे कोई खेद तो नहीं है। तो यहाँ पर वालिन इस चीज़ पे भी कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद ही दूजियान ने बोला कि तुम इस स्वॉर्ड को कलेक्ट कर सकते हो। वालिन ने अपने मून ब्लेड का इस्तेमाल करके उस स्वॉर्ड को अपनी तरफ में लाया एंड जैसे वो अपने हाथों में पकड़ के इसे दबाता है तो वो पूरी तरीके से वहाँ पे बर्स्ट हो गया। बर्स्ट होते ही यहाँ पे इस चीज़ को देख कर वालिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि एक्चुअली में ये ट्रैप था
इस दौरान तक वाली ने अपने हाथों में काफ़ी तेज़ी से सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज का वोर्टेक्स को क्रिएट कर लिया सीधा दूरजान के ऊपर में हमला करने के लिए। दूरजान के पास में ऑलरेडी ऑल सीड के दिए गए कई सारे लाइफ सेविंग ट्रेजर्स तो होंगे, लेकिन ये कुछ ऐसा सिचुएशन था जहाँ पर वाली का हमला उसके ऊपर से बिल्कुल भी मिस नहीं होने वाला था। वो मरता तो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड हुआ था, क्योंकि वो एक ऐसे पासेज में जहाँ पर वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग वहाँ की जो लोकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, जिस वजह से वो भाग भी नहीं सकता और वालिन का वार यहाँ पे बिल्कुल भी मिस नहीं हो सकता। वहाँ पर दूरजान ने उसे समझाने का ट्राई किया कि वालिन ये मेरा ट्रैप नहीं था, बल्कि गलती से तुम्हारे ऊपर में हो गया। लेकिन इसी दौरान हम लोग को एक सीन नज़र आता है कि वो जो पेड़ था, वो जो छोटा सा पेड़, उसके ऊपर से कई सारे वहाँ पे एक बीस्ट निकलना स्टार्ट हो गए, जो कि छोटे छोटे थे, बिल्कुल नाखून के साइज़ के। वो लोग काफ़ी सारे थे, ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा की तादाद में। वो लोग 5 पार्ट्स में वहाँ पे स्प्लिट हुए थे एंड पाँचों के ऊपर में हमला कर दिया। इस दौरान सब लोग अपने अपने रास्ते तो भाग गए थे, लेकिन दूरजान ने वहाँ पे एक जेड को निकाला, जिसके अंदर से रेनबो लाइट्स निकलना स्टार्ट हो जाती है एंड उसकी बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लिया। वो बॉडी जैसे ही कवर होती है तो वो जो अलग अलग और भी इंसेक्ट्स जो कि दूसरे के ऊपर में हमला करते हैं, वो लोग भी उल्टा इसी की तरफ में अट्रैक्ट हो गए। इसकी जान बचाने के बदले इस रेनबो लाइट ने उसको यहाँ पे उल्टा फंसा दिया। इसी दौरान वहाँ पे सभी लोग उसके ऊपर में हमला करके उस रेनबो लाइट को तोड़ने का ट्राई कर रहे थे, ताकि वो लोग दूरजान के ऊपर में हमला कर सके। इसी दौरान यहाँ पे वो जो मूरंग जुओ हम लोग को नजर आता है, उसने अपने पाम से कुछ वहाँ पे ब्लैक टाइप का एक इम्प्रिंट को क्रिएट किया, जिसकी मदद से उन सभी के सभी इंसेक्ट्स के ऊपर में वो हमला करता है। लेकिन उन इंसेक्ट्स के ऊपर में कुछ भी असर नहीं होता, बल्कि वो अटैक उल्टा उसको पार करके सीधा दूरजान को ही लग जाता है, जिस वजह से उसका वो जो बैरियर था वो और भी ज़्यादा वीक हो गया। क्योंकि तुम्हें पता है कि मूरंग जुओ के भी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसी दौरान यहाँ पर दूरजान ने वालिन से हेल्प मांगा एंड कहा, ब्रदर वांग, अगर आप मेरी हेल्प करते हो तो मेरे पास में जो भी लाइफ सेविंग ट्रेजर्स है तो मैं आपके साथ में उसे शेयर करूंगा। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वालिन ने ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन वालिन ने वहाँ पर एक स्टोक को क्रिएट किया जो कि गोल्डन कलर का था। उस दौरान तक वो इतना ज़्यादा चमकने लगा मानो जैसे एक सूरज आ गया हो। इसी दौरान वहाँ पे जो कुछ बीस्ट उसके ऊपर में हमला कर रहे थे, वो सभी के सभी इस गोल्डन लाइट की तरफ में अट्रैक्ट हो जाते हैं। वालिन ने एक चीज़ को ऑलरेडी नोटिस कर रखा था कि यहाँ पे जो बीस्ट है वो लाइट की तरफ में अट्रैक्ट हो रहा है, अंधेरे की तरफ में नहीं, जिस वजह से वालिन ने यहाँ पे उस गोल्डन सिंबल को क्रिएट किया। लेकिन वो सभी के सभी बीस्ट जो थे अब वो वालिन की तरफ में बढ़ने लगे, जिस वजह से वालिन पीछे हटते हुए वहाँ पे और भी कुछ सिंबल्स को क्रिएट करता है। ये सभी के सभी वन स्टोक सिंबल्स थे, लेकिन ऑलमोस्ट 8 से 10 थे, जिस वजह से वो सभी के सभी बीस्ट उस तरफ में अट्रैक्ट हो गए। वालिन ने कुल वहाँ पे 11 सिंबल्स को क्रिएट कर दिया था, जिस वजह से वो सभी के सभी बीस्ट उन सभी अलग अलग सिंबल्स के ऊपर में चले आते हैं। इसी दौरान वालिन अपना हाथ बढ़ाता है सीधा दूरजान की तरफ में उसे पकड़ने के लिए, लेकिन दूरजान के पास में भी कई सारे लाइफ सेविंग ट्रेजर्स थे, जिनमें से उसने यहाँ पर एक अलग टाइप के स्पेल को इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से उसकी बॉडी के अंदर से वहाँ पे कई सारे रेड कलर के छोटे छोटे पिल्स बाहर की तरफ में रिलीज होने लगे। इस दौरान हमें पता चलता है कि ये एक अलग टाइप का स्पेल है, जिसकी मदद से कोई भी कल्टीवेटर अपनी ऑरिजिन ब्लड को वहाँ पे यूज़ करता है, ऑरिजिन सोल की ब्लड को यूज़ करता है, जिससे वो हमला कर सके। और ये एक ऐसा हमला था कि अगर वालिन के भी बॉडी को टच कर दे तो उसकी बॉडी के अंदर में भी छेद कर सकता है। वालिन जैसे अपना हाथ उस तरफ में बढ़ाता है तो दूरजान का ये हमला रिलीज हुआ, जिस वजह से वालिन को थोड़ा पीछे की तरफ हटना पड़ा। इसके बाद ही दूरजान ने अपनी पोटली के अंदर से एक अलग टाइप का ही ब्लैक सैक्रोमा टाइप का वहाँ पे चीज़ें रिलीज़ होने लगती है। सैक्रोमा को मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि वो क्या होता है, क्योंकि वो एक अलग टाइप का मटेरियल टाइप का होगा जो कि उसके बॉडी के अंदर से रिलीज़ होगा, थोड़ी सी फॉक्स टाइप की, जो कि वालिन की तरफ में हमला करेगा। लेकिन वालिन जैसे उन सभी के सभी रेड पिल्स को देखा था तो वालिन ने अपने वहाँ पे अंडरवर्ल्ड रिवर को निकाल दिया था। अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर में वो सैक्रोमा जैसे अब्जॉर्ब होता है तो वहाँ पे अंडरवर्ल्ड रिवर की पावर्स कम तो नहीं होती है, लेकिन उल्टा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्लूडिंग वो सभी के सभी रेड पिल्स को भी वालिन ने अपने रिवर की मदद से हटा दिया। इसके बाद ही वालिन उसके पास से पहुँचता है एंड उसकी बॉडी के ऊपर में एक हमला किया, तेज़ हमला, जिसकी मदद से उसकी ऑरिजिन सोल सीधा बाहर आ गई एंड सेम वालिन की पोटली के अंदर से वहाँ पे कई सारे सील्स निकले, जिन्होंने वहाँ पे याव शीशु को जैसे ट्रैप किया था, सेम यहाँ पर दूरजान की सोल को भी वहाँ पे ट्रैप कर देता है। ट्रैप करने के बाद ही वालिन ने उसे पोटली के अंदर में पैक कर दिया। इसके साथ ही वहाँ पे वो जो सभी के सभी सिंबल्स वालिन ने क्रिएट किए थे उन्हें भी अपनी पोटली के अंदर में डाल देता है, जिसके साथ वो सभी के सभी बीस्ट भी हो गए। एंड ये सभी चीज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ी से हुई ना कि तुम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। मान के चलो ये लोग 1 मिनट के अंदर में ये पूरा सीन निपटा देंगे। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे मूरंग जाओ ज़्यादा कुछ वहाँ पे चौंकता तो नहीं है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन ज़्यादा वालिन के ऐसे दिखाता नहीं है, लेकिन ये दोनों लड़के वहाँ पे बहुत ज़्यादा चौंके। इन दोनों के एक्सप्रेशन वहाँ पे अचानक से शॉक में चले गए। इस चीज़ को देखकर वालिन वहाँ पे चौंका, क्योंकि वो दोनों एक टाइम पर इकट्ठा शॉक हो गए थे। इसके बाद ही वो दोनों यहाँ पे इसलिए चौंके थे क्योंकि ये जो मैजिकल बीस्ट नजर आते हैं वो सभी के सभी स्पेल इम्यूनिटी को यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी स्पेल की पावर्स को ऑब्जॉर्व करके खुद की पावर्स को बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे ये सभी के सभी बीस्ट उस गोल्डन लाइट्स के ऊपर भी फीड कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पे वालिन ने बोला कि क्यों ना हम लोग आगे की तरफ में बढ़ते हैं। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे वो लोगों ने ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन आगे की तरफ बढ़ने लगे। वालिन ने इस चीज़ को नोटिस किया था कि वो दोनों किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट कर रही है, जिस वजह से उसका शक जो था इसके ऊपर में और भी ज़्यादा बढ़ने लगा।
सर्टेन पॉइंट के ऊपर में पहुंचने के बाद वालिन ने वहाँ पे वापस से उस बीलू के क्रिस्टल को निकाला, जिसकी मदद से वो यहाँ पे जोई के लोकेशन को फाइंड करा था एंड उसे अब महसूस होता है कि वो बिल्कुल उसके पास पहुंच चुका है। वालिन ने यहाँ पे मूरंगजुओ से और बाकी उन दोनों लड़कियों से परमिशन मांगा कि मेरा सफर यहीं तक था, अब मुझे इस तरफ में जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे जरूरी काम है। तो इस दौरान यहाँ पे उन लोगों ने इसे परमिशन भी दे दी। वालिन मूरंगजुओ की तरफ में कुछ ज्यादा ही अच्छा इसलिए बन रहा था क्योंकि इन दोनों की वाइब मैच करती है, दोनों को दूसरों से मतलब नहीं है, कम बोलते हैं, अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। इंक्लूडिंग वालिन ने ये चीज़ नोटिस किया कि इसके पास में कई सारे स्पेल्स है और ऐसे ऐसे स्पेल्स है जिससे ये रिपीटेडली यूज़ नहीं कर रहा था, बल्कि उसने तकरीबन 10 बार हमला किया एंड 10 बार अलग अलग स्पेल से किया। इसका मतलब इसके पास में कई सारे ऐसे और भी हो सकते हैं और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसके पास में कोई भी लाइफ सेविंग ट्रेजर्स ना हो, जिस वजह से वालिन इस तरफ में थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और वालिन ये भी सोचता है कि अगर मेरी और इसकी फाइट हुई तो मैं इसे शायद से जान से ना भी मार पाऊँ, और अगर ये भागने का ट्राई करेगा तो मैं इसे पकड़ भी नहीं पाऊंगा। जिसके बाद ही जैसे ये दोनों अलग होते हैं तो वालिन ने चुपके से वहाँ पे अपनी वॉइस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके मूरंगजुओ को बोला कि ये दोनों लड़कियों के अंदर में ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि ये दोनों कॉप सेक्ट्स है, तो तुम इन लोगों से सावधान ही रहना। मूरंगजुओ की यहाँ पे आंखें थोड़ी सी खुली, लेकिन ये भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता एंड चुपचाप वापस से नॉर्मल होकर जाने लगा। और इसी दौरान वो अपने मन में सोचता है कि कॉप सेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेट है, हर एक कल्टीवेशन कंट्री के पास में उनका एक ब्रांच होता ही है, जिस वजह से मूरंगजुओ इन लोगों तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाला था। वालिन जैसे और भी ज़्यादा नीचे की तरफ में आया तो उसी दौरान उसने एक चीज़ को नोटिस किया कि वो जो लड़की जूफी थी, यानी कि वो बूढ़ी वाली लड़की, उसने अपने एक बाल को तोड़ के नीचे की तरफ में डाला था एंड उसके अंदर में काफ़ी भारी मात्रा में डिवाइन सेंस थी, क्योंकि वालिन ने जब उसे पकड़ा वहाँ पे पूरी तरीके से डैमेज किया तो वालिन फील कर पाता है कि उसकी काफ़ी ज़्यादा पावर्स होंगी, जिस वजह से वो यहाँ पर इस चीज़ को गेस कर पाया कि वो जो लड़की जूफी है वो एक्चुअली में रियल बॉडी है एंड वो जो दूसरी लड़की यी शुआन नज़र आती है जो कि ज़्यादा बातचीत कर रही है, वो एक कॉप्स है जिसने खुद की ओरिजिन सोल को वहाँ पे क्रिएट कर लिया है एंड इस चीज़ के बारे में यहाँ पर उसने मूरंगजुओ को भी बता दिया था। सो इसके बाद ही वालिन पहुंच चुका था एक दूसरे लोकेशन के पास में। वहाँ पर पहुंचने के बाद वो उसे बिल्कुल भी जोई का थोड़ा सा भी डिवाइन सेंस उसे महसूस नहीं होता। वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया क्योंकि वो जो क्रिस्टल था उसने लोकेशन इस बारे में ही बता रखा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, जिस वजह से वो थोड़ा सा चौंका। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे वहाँ पर बिल्कुल भी फील नहीं आता। वहाँ पर इनफैक्ट कई सारे क्रैक्स भी थे जिसके अंदर में वालिन अपने डिवाइन सेंस से ढूंढ तो नहीं पाता, लेकिन वालिन ने वहाँ पर अपने इस्तेमाल किया 1000 सोल क्रैक को एंड उसके अंदर से कई सारे सोल्स को निकाल कर उन क्रैक्स के अंदर में सर्च करना भी स्टार्ट कर दिया एंड उन सोल्स की मदद से भी वो वहाँ पर नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद उसे समझ नहीं आता है कि आखिर किया है क्या जाए, और उसे ऐसा फील होने लगता है शायद से उसे बील वो एंशिएंट डीमन ने बिट्रे किया हो, मतलब धोखेबाजी कर दी है, क्योंकि वो चाहता था कि शायद से वालिन इस जगह पर आए एंड यहाँ पर फंस के मर जाए। लेकिन वालिन फिर टाइम के लिए सोचता है कि एंशिएंट डीमन की पावर्स ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कि वो आराम से मुझे एक ही झटके में निपटा देगा, तो वो ऐसा करेगा ही क्यों। लेकिन फिर भी उसके मन में शक हो रहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पर्सनली नहीं मार के कहीं और फंसा के मारना चाहता हो। इसके बाद ही वो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं सोचता क्योंकि उसे एक टाइम के लिए लगा कि एंशिएंट डीमन शायद से उसे धोखा नहीं देंगे। इसके बाद ही यहाँ पर उसने काफ़ी देर सोचने के बाद एक चीज़ महसूस किया कि लिंग टियान हो ने एक्चुअली इसे यहाँ पे सील किया है। तो अगर जोई का डिवाइन सेंस मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा तो हो सकता है कि मुझे लिंग टियान हो का मिल जाए। जिसके बाद ही यहाँ पर उसने लिंग टियान हो के डिवाइन सेंस को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। उसने अपनी बॉडी के अंदर में वो जो उसका स्वॉर्ड इंटेंट था उससे एक सिल्वर वहाँ पे इस्तेमाल करता है अपनी ओरिजिन सोल के साथ में मर्ज करने के लिए एंड जैसे ही उसकी पावर से ओरिजिन सोल के साथ में मर्ज होती है तो वालिन की आंखों के अंदर में वो जो कामनेस था वो पूरी तरीके से हट गया एंड उसकी आंखों के अंदर में ट्रिनिकल फीलिंग आ जाती है। इसके बाद ही वालिन को समझ आता है कि लिंग टियान हो का जो डोमेन है वो एक्चुअली में ट्रिनिकल है। इसके साथ ही वहाँ पर उसने उस डोमेन और डिवाइन सेंस को फैलाकर उस चीज़ को ढूंढने का ट्राई किया, काफ़ी देर तक वो वहाँ पे ढूंढता भी है, लेकिन सडनली वहाँ पे उसे महसूस होता है कि उसे कुछ भी नहीं मिला, इंक्लूडिंग उसकी जो ओरिजिन सोल है वहाँ पे कोलैप्स होने वाली है। और अगर थोड़ी देर और तक वो पावर्स को यूज़ करता है तो शायद से वालिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेवीली इंजर्ड भी हो जाए, जिस वजह से वालिन ने जल्द से जल्द उस चीज़ को वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से निकाल दिया। इसके बाद वालिन का दिमाग वहाँ पे और भी ज़्यादा सटक गया। इसके बाद ही वालिन ने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकाला एंड अंधा वहाँ पे हमला करना शुरू कर देता है। हमला करने के बाद वो जो क्रैक्स थे उसके अंदर में और भी ज़्यादा क्रैक्स अपीयर होने लगे एंड उसने लिटरली वहाँ पे वो जो रिवाइन था उसको तकरीबन 5 इंच से भी ज़्यादा गहरा कर दिया था, मतलब साइड वाइज काफ़ी ज़्यादा कट कर दिया वहाँ पर। तभी सडनली वहाँ पर एक छोटा सा होल नज़र आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था एंड उसके अंदर से वालिन को सेम टिरेनिकल फीलिंग आ रही थी जो कि लिंग टियान हो से आती है। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को अपने 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा कर दिया एंड 50 कमेंट्स को।